नमस्कार। शब्द विन्यास ट्रिपल सिक्स पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की श्रृंखला में आज की कड़ी है ममता कालिया जी की कहानी शॉल। कहानी में किसी स्कूल के स्टाफ रूम का वर्णन इतना खूबसूरती से किया गया है जैसे लगता है वो सारा दृश्य आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा हो। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो सुनना प्रारंभ करें। इस साल गजब की ठंड पड़ रही है, शर्मा बहन जी ने शॉल खूब कसकर लपेटते हुए कहा। मिस बीना रहेजा नई नई आई थी। उसने साड़ी के साथ मेल खाता पतला सा नायलॉन का ब्लाउज पहना हुआ था। उसे बड़ा अजीब लगा कि अभी नवंबर भी खत्म नहीं हुआ और सभी टीचरों ने शॉल निकाल लिए। कुछ तो मोजे भी पहनकर आने लगी थीं। उसने कहा, ठंड हर साल पड़ती है, फिर भी हर साल लोग कहते हैं कि इस साल ठंड गजब की है। तुम्हारी उम्र पर तो ठंड में भी गर्मी लगा करती है बीना रानी, शर्मा बहन जी ने कहा और पन्नी में से ऊन सलाई निकालकर बुनाई शुरू कर दी। अरे, अभी तक चाय नहीं चढ़ाई ननकी ने। ननकी, ओ ननकी, कहाँ मर गई? मालवी बहन जी ने दोनों दरवाजों से बारी बारी झांका। बताओ, एक ही तो फ्री पीरियड होता है मेरा, उसमें भी चाय तैयार ना हो तो चाय क्लब ज्वाइन करने का फायदा क्या? हर महीने 4.5 रुपए डूब जाते हैं मेरे। मालवी बहन जी चाय पर बहुत जोर देती थीं। अगर एक दिन भी वे चाय ना पी पाती तो कहती उन्होंने हफ्ते भर से चाय नहीं पी। कपूर मैडम की आवाज़ हर वक्त भर्राई रहती थी। वे हमेशा दवा खाती रहती, लेकिन उनका गला कभी ठीक न होता। वे भर्राए गले से बोली, गरम चाय पीकर क्लास में जाएं तो कुछ आवाज निकले। ननके हाथ में मूंगफली का पुड़ा लेकर जैसे ही स्टाफ रूम में घुसी, सारी टीचरें उस पर बरस पड़ी। ऐन चाय के समय तुम कहाँ घूमती रहती हो? यह मूंगफली लाने का टाइम है या चाय देने का? बिना कुछ कहे ननकी ने जल्दी से स्टोव जलाया और चाय का पानी चढ़ा दिया। मूंगफली उसने प्लेट में डालकर तिवारी बहन जी को दे दी। तिवारी बहन जी का पोता आज उनके साथ आया था। मूंगफली उसी के लिए थी। तिवारी बहन जी ने ननकी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मूंगफली छीलकर बबलू को खिलाने लगी। कंजूस मक्खी चूस, मन ही मन कहा ननकी ने और स्टोव की तरफ मुड़ गई। सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं घंटी बजने में। मैं पूछती हूँ, चाय आज मिलेगी या कल? बस बहन जी, पानी खौल जाता नहीं। यह इतना हंडा भर पानी किसने कहा तुझे चढ़ाने को? पहले मेरी एक कप चाय बना देती। ननकी ने जवाब नहीं दिया। ननकी को खुद भी चाय की जल्दी थी। दरअसल उसे ठंड बहुत लग रही थी, इसीलिए वह मूंगफली वाले के यहाँ धूप में कुछ देर खड़ी रह गई थी। 8-10 मूंगफली वह पहले ही पेट में डाल चुकी थी। सोचा तो उसने था कि कोई बहन जी समोसा मंगाएंगी तो उसका नाश्ता भी हो जाएगा, पर समोसे का कोई कार्यक्रम नहीं बना। ननकी बड़ी बहन जी की चाय लेकर गई तो देखा बड़ी बहन जी आज काफी अच्छे मूड में हैं। उसने चाय उनके आगे रखी और धीरे से कहा, पी ले बहन जी, इतनी जून बड़ी ठंड पड़ रही है। बड़ी बहन जी बैठे बैठे फाइल से उलझ रही थी। उन्हें ऐसे में चाय का प्याला देखकर बड़ी राहत मिली। उन्होंने
ननकी की तरफ स्नेह से देखकर कहा, ठिठुर रही हो? शॉल कहाँ गया तुम्हारा? मैंने पिछले साल ही तो दिया था। अरे बहन जी, पूछे ना कुछ। वह शॉल हमार भौजाई ले ली। इतना बढ़िया शॉल रहा, बदले में अपनी पुरानी रजाई दिए रही भौजाई। आप जाने बहन जी, दिन तो धूप के आसरे, चाय के आसरे कट जाए, पर रात भारी पड़ जात है। हम जो भी कपड़ा तुम्हें देते हैं, तुम भौजाई को दे डालती हो। नहीं बहन जी, ननकी ने कानों को हाथ लगाया। अब हम उनकी बातों में ना अब। उसने हाथ जोड़े। इस बार हमें एक शॉल दे दो बहन जी, हम जिंदगी भर संभाल बे। हमने तुम्हारा ठेका लिया है, और इतनी बहन जी हैं, उनसे मांगो। सबके कपड़े पुराने होते हैं। अरे बहन जी, आप सरीखे मनई थोरो होते हैं सब। कपूर बहन जी तो इतनी कंजूस हैं, कभी फटा ब्लाउज तक नहीं देती हाथ पर। तिवारी बहन जी कपड़े की बदली बर्तन लेती हैं। हाँ, आपके सिवा हमको उसे नहीं मांगित। अच्छा जाओ, अपना काम करो। बड़े बहन जी यूं तो अपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सहृदयता रखती थीं, पर खर्च के नाम से उन्हें घनघोर चिढ़ थी। एक साल उन्होंने सर्दियों में घंटा घर से खरीद कर चपरासी को कोट, चौकीदार को कंबल और बाई को शॉल मंगा दिया था। पहले तो कर्मचारियों ने खुश होकर कपड़े ले लिए, लेकिन अगले ही दिन वे कपड़े उनके ऑफिस में लाकर उन्होंने पटक दिए। हमें नहीं पहनने ये गरम कपड़े, ये मरे मुर्दों के कपड़े हैं। बड़ी बहन जी का पारा चढ़ गया। पारा चढ़ने पर बड़ी बहन जी बहुत अटपटी हिंदी बोलती थी। कौन बोला ये मुर्दे के कपड़े हैं? ये कपड़े मुर्दा घर से मंगाया मैं कि घंटा घर से मंगाया? बोलो, अब प्रूव करो कि ये मरे मुर्दे के हैं। बिना प्रूफ के हम कोई बात नहीं सुनेगा। कर्मचारियों ने कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन कपड़े भी नहीं उठाए। आखिरकार वे कपड़े एनसीसी रूम में डाल दिए गए, जहां यूनिफॉर्म भरे रहते थे। बड़ी बहन जी ने मन ही मन कसम खाई थी कि अब इन सबको ठंड से अवसन्न देखकर भी कभी द्रवित नहीं होंगी। पर ठंड के शुरू होते ही वे बड़ी गहरी मार्मिकता से भर गईं। अपना कीमती शॉल बदन से लपेटते हुए वे सोच रही थीं, कैसे अपने कर्मचारियों को ठंड से छुटकारा दिलाएं। निश्चित ही उनकी मार्मिकता का प्रत्यक्ष संबंध रुपए पैसे की उदारता से नहीं था, वरन एक ऐसी काक दृष्टि से था जिसके अंतर्गत अंततः लाभ और यश खुद उन्हीं को प्राप्त होता था। चाय खत्म करते करते तक वे निर्णय ले चुकी थीं। स्टाफ रूम में उनकी घोषणा के समय तो सभी ने सहमति में गर्दन हिला दी, लेकिन बाद में बड़बड़ाहट का दौर शुरू हुआ। बड़ी बहन जी ने कहा था कि कल सभी अध्यापिकाएं उनके पास 2-2 रुपए जमा करें। एक मानवतावादी कार्य के लिए उन्हें यह चंदा चाहिए। बात यह नहीं थी कि 2 रुपए देना टीचरों के लिए मुश्किल था। बात दरअसल यह थी कि हर महीने किसी न किसी बहाने कोई न कोई चंदा उनके सिर ठोक दिया जाता। बड़ी बहन जी कभी कोई झंडा खरीदना अनिवार्य बना देती, कभी कोई रिफिल। उनकी हर योजना की बिजली स्टाफ के ऊपर ही गिरती। फिर इस बार तो यह भी नहीं बताया जा रहा था कि योजना क्या है। कुढ़ने और चिढ़ने के बावजूद अगले दिन 11 बजे तक बड़ी बहन जी की मेज पर 150 रुपए जमा हो गए।
2-3 टीचरों ने कैजुअल लीव ले ली थी। उन्हें चंट, कमीनी और स्वार्थी की उपाधियां दी गईं। वह तो स्टाफ को अगले ही दिन मालूम हुआ कि यह चंदा ननकी के लिए जमा किया गया था। चाय के वक्त बड़ी बहन जी ने स्टाफ रूम में आकर बकायदा बाइज्जत शॉल का पैकेट ननकी को दिया और मानव प्रेम पर छोटा सा व्याख्यान स्टाफ के सदस्यों को। शॉल सुंदर था। ननकी छोटे से कद की दुबली पतली औरत थी। उसे स्कूल में काम करते 11 साल हो गए थे, लेकिन उसकी नौकरी अभी भी कच्ची थी। कच्ची नौकरी कैसे पक्की होती है, यह ननकी को मालूम नहीं था। बस इतना मालूम था कि कच्ची नौकरी वालों को पक्की नौकरी वालों से आधा वेतन मिला करता है। इन सवालों पर संघर्ष करना ननकी ने छोड़ दिया था और अपनी हर समस्या को तकदीर के खाते में डालती जा रही थी। उसकी उम्र की सही जानकारी खुद उसे भी नहीं थी, पर कपड़ा उसके ऊपर खिल उठता था। नीले रंग के शॉल में गुलाबी चारखाना बना हुआ था। बड़ी बहन जी ने उसे शॉल ऐसे उड़ाया जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए जर्जर कलाकारों को राष्ट्रीय नेता उड़ाया करते हैं। टीचरों ने कुड़ते कुड़ते तालियां बजाईं और इस तरह यह छोटा सा मानवतावादी काम संपन्न हुआ। ननकी ने रातों रात अपनी मैली बदरंग धोती को गुलाबी रंग में रंग डाला। गुलाबी धोती के साथ नीला शॉल खूब खिलेगा। उसने एक गुलाबी चुटीला खरीदा और अगले दिन बड़े मनयोग से तैयार हो शॉल लपेट जब वह काम पर पहुंची, उसे अपना आप किसी टीचर से कम नहीं लग रहा था। पहली पीरियड में ही तिवारी बहन जी ने ननकी को क्लास में बुला भेजा। ननकी जैसे ही उनके पास पहुंची, वे बरसने लगी। यह मेज साफ की है तुमने? नीचे जाले ही जाले लगे हैं। कुर्सी पर इतनी धूल है, मेरी साड़ी साड़ी खराब हो गई। तुम्हें तो नया शॉल पहनकर बड़ी अकड़ हो गई है। सफाई का काम मेरा है या तुम्हारा? साफ किए थे बहन जी, ननकी ने कहा और घबराहट में नंगे हाथ से ही जाले हटाने लगी। मैं क्या झूठ बोल रही हूं? आने दो बड़ी बहन जी को। तब तक एक छात्रा ने उठकर अपने रुमाल से कुर्सी झाड़ दी। ननकी क्लास से निकल गई। बरामदे में मालवी बहन जी रजिस्टर हाथ में झुलाती हुई जा रही थीं। उन्होंने कहा, ननकी, जरा जल्दी से चाय तो बना दे, मुझे लगातार क्लास लेनी है। ननकी चाय की तैयारी में लग गई। चाय बनते ही स्टाफ रूम में टीचरों की संख्या बढ़ गई। ननकी ने अभी सिर्फ एक पतीला चाय बनाई थी। सोचा था 2-4 कप बहनजियों को देकर वह अपना स्टील का ग्लास भर लेगी और धूप में बैठकर मजे से पिएगी। पर चाय तो थोड़ी पड़ गई। सिद्दीकी बहन जी ने गुस्से से दांत खिंचाए। लो बोलो, चाय खत्म भी हो गई, तुमने हमें पूछा तक नहीं। ए ननकी, तेरी शॉल में हमने भी चंदा दिया है, तो हम ही से चालाकी करती है। नहीं बहन जी, अभी पानी चढ़ा रही हूं, आप 2 कप पी लेना। नहीं, अब हम तेरे हाथ की चाय नहीं पिएंगे, तुझे तो बड़ी शान चढ़ी है। ताव ही ताव में सिद्दीकी बहन जी रामदीन को आवाज देने लगी। ए रामदीन, हमारी चाय बाहर से लाओ। तभी बड़ी बहन जी आ गईं। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। यह तीसरा पीरियड था। कायदे से इस समय सबको अपनी अपनी क्लास में होना चाहिए था, पर स्टाफ रूम में तो मेला लगा हुआ था। बड़ी बहन जी ने एक कठोर दृष्टि स्टाफ रूम के अंदर डाली और रौब से आवाज दी, ननकी। ननकी के सामने आते ही वे उस पर बरस पड़ी।
कितनी बार तुम्हें कहा है कि चौथे घंटे के पहले चाय ना बनाया करो, पर तुम्हें तो आते ही चाय की पड़ी रहती है। कर दिया ना काम का कबाड़ा। लड़कियों का टाइम हर्ज कर ये सब चाय पी रही हैं। इसके बाद कहाँ सीधे क्लास में जाएंगी? अभी तो ये बाथरूम जाएंगी, फिर साड़ी ठीक करेंगी। सब तुम्हारी वजह से बिगड़ी हैं। नहीं बहन जी, मालवी बहन जी की तबीयत खराब थी। मालवी बहन जी की तबीयत ठीक कब रहती है? उनसे कह दो अपनी चाय थर्मस में लेकर आया करें। कल से चाय तब बनेगी जब मैं कहूँगी। अच्छा जी। अब आज मेरी चाय रखी है या उसे भी पी गई? अभी लाई बहन जी। ननकी स्टाफ रूम की ओर लपकी। स्टाफ रूम खाली था। पानी स्टोव पर उबल रहा था। ननकी ने जल्दी से स्पेशल चाय बनाई। बड़ी बहन जी को कांच के ग्लास में भर कर दी और अपना ग्लास भरकर धूप में स्टूल पर रखा ही था कि रामदीना टपका। चलो चलकर हॉल कमरा की पोछाई करो। 12:45 टीवी दिखाया जाए, तब तुम्हारी मरम्मत होबे करी। तनी चाय पी लें। रुकी रहो, हमहू पियाला लेताब। तुम इतनी चाय क्या करोगी? जब तक चाय का बंटवारा हुआ, चाय ठंडी हो चुकी थी। एक घूंट में सुड़ुप कर वे दोनों हॉल की तरफ चल दिए। शाम तक बारी बारी से कई बहनजियों का कोप ननकी पर उतरा। ननकी की तबीयत भन्ना गई। जिसे देखा शॉल पर ताने दे रही हैं। उसे बड़ी बहन जी पर भीषण गुस्सा आया। उसने उनसे नया शॉल तो मांगा नहीं था, उसने गरम कपड़ा मांगा था। यह फजीहत नहीं मांगी थी। हालत यह हो गई कि सुबह जो शॉल उसकी देह को नरम गरम और सुक्कर लग रहा था, शाम को उसे घटिया खुरदरा और ठंडा लगने लगा। उसके बदन पर शॉल जैसे काट रहा था। आखिरी पीरियड खेलकूद का था। सभी टीचरें इस वक्त खाली थीं। कई बुजुर्ग टीचरें अपनी कुर्सी धूप में निकाल कर बैठ गईं। बड़ी बहन जी की इच्छा तो हो रही थी कि वे भी बाहर जाकर धूप खाएं, लेकिन उनका ख्याल था कि ज्यादा मिलजुल कर बैठने से टीचरें सिर चढ़ जाती हैं। अतः मन मार कर वे अपने हीटर के सहारे कमरे में ही बैठी रहीं। तिवारी बहन जी ने मूंगफली मंगाई। अलग से 1 रुपया ननकी को देकर बोली, जरा जल्दी से फाटक पर से 1 कप गरम गरम चाय ला दे। यह ले चाबी, लॉकर में से ग्लास निकाल ले। ननकी ने आदेश का पालन किया। फाटक पर चाय वाले ने तभी ताजी चाय बनाई थी। चाय वाले को ननकी बड़ी अच्छी लगती थी। बाकी चपरासी ने उसे टेढ़ी मेढ़ी और बदमिजाज लगती थी, जो किसी न किसी वजह से उससे तकरार मोल लेती थी। पर ननकी कभी जुबान दराजी नहीं करती थी। बड़ी जच रही हो आज, चाय वाले ने चाय बनाते हुए कहा तो ननकी के गालों पर गुलाब खिल गए। चाय वाले ने उत्साह में गिलास ऊपर तक भर दिया। तनी कम करा, लेके कैसे जा? जरा ठुमके से चलना छोड़ दो, ना छलकी। चाय वाले ने रस भरी दृष्टि से उसे देखा और एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। ननकी ने ग्लास कागज के सहारे पकड़ा और अंदर चली। ग्लास बहुत गर्म था। किसी तरह धोती के पल्लू की तह पर रखकर ननकी ने ग्लास बहन जी तक पहुंचाया। तिवारी बहन जी चाय पकड़ ही रही थी कि मैदान में खेलती एक लड़की का धक्का ननकी को लगा और चाय का ग्लास उसके हाथ से छूटकर तिवारी बहन जी के ऊपर। तिवारी बहन जी गुस्से से पागल हो गई। ननकी, तुमने तो हद ही कर दी।
खुद नया शॉल क्या ओढ़ लिया, दूसरे के कपड़ों को तुम टाट पट्टी समझने लगी। शर्म नहीं आती, चाय गिरा दी, मेरा 300 का शॉल खराब कर दिया, बदतमीज कहीं की। तिवारी बहन जी स्टाफ रूम की तरफ चल दी। उनके साथ बैठी टीचरें छुट्टी की घंटी का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने घुड़का, ए ननकी, कब का 3:30 बज गया? तुम्हें आज घंटी बजानी है या वह भी हम करें? बाबा रे बाबा, ऐसा शॉल भी किस काम का? तुम काम की ही ना रही। हमने तुम्हें शॉल दिया है कि बला मोल ले ली है? सबके चले जाने के बाद बड़ी बहन जी ने जाने की तैयारी की। तैयारी के अंतर्गत पानी पीना, बाथरूम जाना और अपने शैतान भतीजे के लिए रंगीन चौक पर्स में रखना जैसे कार्यक्रम हुआ करते थे। तभी ननकी उनके कमरे में दाखिल हुई। उसके कंधों पर शॉल नहीं था। उसने पुराने अखबार में लिपटा अपना नया शॉल बड़ी बहन जी की मेज पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, बहन जी, यह शॉल आप ले जाएं, हमका ना चाहिए। क्यों, यह भी मुर्दा घर का लगता है तुमको? रसीद दिखा दें कहाँ से लाए हैं। नहीं बहन जी, आपके हाथ जोड़े थे, हम शॉल ना ले। सुबह से मार फपती सुन सुन हमार छाती फट गई। बड़ी बहन जी ने असीम करुणा से ननकी को देखा। वह बहुत दुखी लग रही थी। बड़ी बहन जी के अंदर अपनी साथी टीचरों के लिए असह क्रोध का ज्वार उठा। इनके अंदर मानवता तो रही ही नहीं है। एक एक को कसेंगी कल से वह। यह नया कार्यक्रम हाथ में आते ही वे शांत हो गई। शॉल उन्होंने लापरवाही से एक कोने में डाल दिया। अभी आप सुन रहे थे कहानी शॉल। रचनाकार थी ममता कालिया जी। यदि कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आ जाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, फरमाइश या आलोचना आपके पास है तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा लेखक की कोई रचना यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।